हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। बताते चलें कि बीजेपी की तरफ से विनोद तावड़े ने जो बयान दिया उसके बाद इस बात की जानकारी सामने आती हुई मैथिली ठाकुर से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है, देखिए मैथिली ठाकुर लड़ सकती है चुनाव तो बीजेपी की सीट हो सकती है बीजेपी पार्टी की तरफ से। आखिर दरभंगा की वो कौन सी सीट होगी? बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने एक पोस्ट किया है और इसी पोस्ट के बाद इस बात के अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं कि मैथिली ठाकुर बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ सकती है। देखिए विनोद तावड़े आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे और ये वो पोस्ट है जो विनोद तावड़े की तरफ से किया गया और इसी पोस्ट के बाद से मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, मैथिली ठाकुर लोक गायिका, उनके चुनाव लड़ने की बात बीजेपी के टिकट, लेकिन कहां से? बिल्कुल, देखिए चुनाव के ठीक पहले जब आज घोषणा होनी है और उस वक्त मैथिली ठाकुर की मुलाकात बीजेपी के दो बड़े नेताओं से, नित्यानंद राय और जो बिहार के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, उनसे हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं ये लगभग तय हो चुका है कि बीजेपी की टिकट से मैथिली ठाकुर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। हालांकि अभी तक न मैथिली ठाकुर ने इस पर साफ साफ कुछ कहा न बीजेपी ने, लेकिन जो जानकारी आ रही है कि अली नगर जो है विधानसभा क्षेत्र है, वहां से वो चुनाव लड़ सकती है, इसकी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि वहां जो एक कहीं ना कहीं मैसेज देने की भी कोशिश होगी पूरे मिथिलांचल में मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़वा करके बीजेपी के द्वारा। और जो मैथिली ब्राह्मण का जो सीट है, यदि वोट की हम बात कर लें तो वो भी तकरीबन 70 से 80 हजार जो वोट है वो उस क्षेत्र में है। तो एक मैसेज देना और साथ ही साथ एक युवा चेहरा को आगे करना, वो भी जो मिथिला की बेटी हो, जिसकी पहचान पूरे दुनिया में हो, वो कहीं ना कहीं उसे चुनावी मैदान में ला करके पूरे मिथिला को साधने की तैयारी होगी बीजेपी की। और इसी कारण आज बिहार बीजेपी के दो बड़े नेताओं से मैथिली ठाकुर की मुलाकात हुई है। हालांकि इसके पहले भी मैथिली ठाकुर बीजेपी के नेताओं के संपर्क में रही हैं, बातचीत उनकी हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है और आज घोषणा होना है, उस दिन मुलाकात काफी मायने रखते हैं और माना जा रहा है कि इस बार का विधानसभा चुनाव मैथिली ठाकुर लड़ेंगी बीजेपी की सीट से। इसकी भी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी औपचारिक ऐलान या घोषणा जो है वो होना बाकी बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो विनोद तावड़े ने लिखा कि वर्ष 1995 में बिहार में लालू राज आने पर जो परिवार बिहार छोड़कर चले गए, उस परिवार की बिटिया सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर जी बदलते बिहार की रफ्तार को देखकर फिर से बिहार आना चाहती हैं। आज गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और उनके साथ मुलाकात और इसी के बाद इस बात की पुरजोर संभावना जाहिर की जा रही है। एक और बड़ी खबर बिहार में, किसकी बहार में इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर इंतजार की घड़ियां आप देखिए खत्म होती हुई शाम 4 बजे निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाने वाला है, जिसमें बताया जाएगा कि आखिर कितने चरणों में चुनाव होंगे, कब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे और बिहार की जनता, राजनीतिक दल, तमाम लोगों के इंतजार अब खत्म होने ही वाले हैं। शाम के 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा, जिसे लेकर सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। हालांकि राजनीतिक दल के अपने अपने दावे हैं, उनका कहना है कि चाहे वो कितने भी चरणों में चुनाव हो, उनकी तैयारी पुख्ता है। चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाने दीजिए, जिसका काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। सियासी जंग को लेकर 2 घंटे 58 मिनट 48 सेकंड और ये घड़ी की सुई बता रही है कि अब बहुत कम वक्त बचा है जब चुनाव आयोग की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी साझा की जाएगी कि बिहार में विधानसभा के चुनाव कितने चरणों में संपन्न होने जा रहे हैं, चुनाव की गणना कब होगी और शाम 4 बजे इसे लेकर पूरी बृहद तैयारी की गई है। महज कुछ ही घंटों में निर्वाचन आयोग इस बात का ऐलान करने जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव कब होंगे, साथ ही कितने चरणों में होंगे और इस ऐलान के साथ वोटों की गिनती कब हो जाएगी, इसे लेकर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि बिहार में चुनाव एक ही चरण में संपन्न हो जाएं, ज्यादा ये अच्छा होगा। बाकी निर्वाचन आयोग को ये तमाम चीजें तय करनी है। साथ ही उन्होंने सभी बूथ पर
पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की मांग की। संजय झा ने कहा कि बिहार की जनता विकास का स्वाद अब चख चुकी है, ऐसे में अब वापस 2005 के पहले के दौर में वो कब तक नहीं जाना चाहेगी। चुनाव हो जाए बिहार में, अब शांतिपूर्ण चुनाव होता और हम लोगों ने ये भी कहा कि सब जगह पैरामिलिट्री फोर्स हर एक बूथ पर दे दीजिए। अभी तो देश में एक ही जगह चुनाव हो रहा है और तो कहीं चुनाव हो नहीं रहा है। तो हमारी पार्टी मानती है कि एक फेज में चुनाव हो तो अच्छा है, 2 फेज में भी होता है तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूंकि आपके सहयोगी बीजेपी ने भी कहा है कि 2 फेज में चुनाव हो तो ज्यादा बेहतर हो। नहीं, मैंने कहा ना कि तो हमारे पार्टी का ये था कि एक फेज में चुनाव है, तो जब आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं ना, तो एक फेज में चुनाव हो हम लोग को तो के लिए हमको ठीक लगता है कि एक फेज में चुनाव हो। लेकिन कोई लॉजिस्टिकल इशू है इलेक्शन कमीशन के, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ही कॉल लेना है, क्योंकि बड़ा एक्सरसाइज है, तो उसमें भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लार्जर इशू ये है कि चुनाव का मुद्दा क्या है, किस बात पे हम लोग चुनाव में जाएंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल हम लोग जो बिहार में घूम रहे हैं, बिहार के लोग पिछले 20 साल में ट्रेवल कर चुके हैं, वो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता है, वो डेवलपमेंट को टेस्ट कर चुके हैं। कि जनता का विश्वास नीतीश कुमार जी के ऊपर है, 20 साल से उन्होंने भरोसा दिखाया है और वो उनके भरोसे पर टाइम एंड अगेन खरे उतरे हैं। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का 4 कार्यकाल हुआ है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। अगर मुझे पर्सनली पूछिएगा कि उनका कार्यकाल को रेटिंग करना हो, मुझे लगता है 20 से 25 उनका टॉप कार्यकाल है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए हैं। आज पटना मेट्रो का शुरुआत हो रहा है। अब आप मुझे बताइए, पटना में मेट्रो ट्रेन चलेगा, जिस पटना में 20 साल पहले 4 बजे लोग निकलते नहीं थे, अब रात में 10 बजे मेट्रो से घर जाएंगे। ये तो डिलीवर करके दिखाया है ना। तो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा को आप सुन रहे थे, और सिर्फ 2 घंटे 56 मिनट और उसके बाद आपके सामने बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होती नजर आएगी। इधर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि चुनाव एक चरण में हो तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 चरणों में चुनाव होने चाहिए, क्योंकि सभी दलों ने 1 से 2 चरण में ही चुनाव की मांग की है। हमने कहा है कि अगर एक फेज में हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 फेज में। राष्ट्रीय जनता दल ने भी कहा है, कांग्रेस ने भी कहा है, कम्युनिस्ट ने 1 फेज कहा है, जनता दल यू ने 1 फेज कहा है, और हमने भी कहा है कि 1 फेज में हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 फेज में होना चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ है कि सभी राजनीतिक दल का जो है एक ही विचार है कि कितना फेज में चुनाव होना चाहिए। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि महागठबंधन और कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, चाहे चरण 1 हो या 2 हो। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से अपने विलेज लेवल वर्कर से लेके बूथ लेवल वर्कर सबका तैयारी और सबको उसमें झोंक दिया है। और केवल बिहार के ही नहीं, बल्कि जो नेशनल लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, आपने देखा होगा कि SIR के खिलाफ 2 सप्ताह तक यात्रा की खुद राहुल गांधी जी ने, और फिर प्रियंका गांधी जी की बड़ी रैली हुई चंपारण में, CWC का एक्सटेंडेड बैठक पटना में बैठी। तो हम लोग तो तैयारी पहले से तैयार हैं, और प्रायः महागठबंधन की सभी पार्टियां तैयार हैं। हम लोग स्वागत करेंगे, इलेक्शन का घोषणा हो, बिगुल बजे और महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और बिहार में किसकी बहार में इस वक्त एक बड़ी खबर, आज धर्मेंद्र प्रधान की बड़ी बैठक, बीजेपी नेताओं के साथ ये बैठक होने वाली है। जी हां, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, आज धर्मेंद्र प्रधान की बड़ी बैठक होने वाली है, बीजेपी नेताओं के साथ ये बड़ी बैठक होगी। हालांकि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन मानकर चला जा रहा है कि उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार किया जाएगा, उम्मीदवारों के नाम दिल्ली भेजे जाएंगे, क्योंकि आज चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाने वाली है और उससे पहले ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। की बैठक भारतीय जनता पार्टी का कल से शुरू हुआ है। अभी हम सिटिंग सीट पर चर्चा कर रहे हैं, और आज सिटिंग सीट के अलावा जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी 2020 में चुनाव लड़ी है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और अभी हम जो है इस चर्चा को एक पैनल बना करके और केंद्रीय नेतृत्व को भेजने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा चुनाव निष्पक्ष हो। ये तो सभी लोग, हम लोगों ने भी कल चुनाव आयोग के पास
हम लोगों ने जाकर के कहा है कि बिहार में चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। तो आज चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा होने जा रही है, लेकिन महागठबंधन में आज भी नेतृत्व का सवाल वहीं अटका हुआ है। जी हां, बिहार में किसकी बार, और इस वक्त बड़ी खबर देखिए क्या आ रही है। तेजस्वी पर कोई संशय नहीं है, महागठबंधन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के फेस पर जब सवाल पूछा गया तो जवाब ये आया कि तेजस्वी ही स्वाभाविक पसंद है। इस पर कोई लेकिन परंतु नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई इस पर सवाल ही पैदा नहीं होता। तेजस्वी यादव ही स्वाभाविक विकल्प हैं और कोई दूसरा है ही नहीं। सीट शेयरिंग तो आज भी लोग बैठ रहे हैं 1 बजे से। सीट शेयरिंग 1 से 2 दिन 3 दिन में सब सारा चीज़ हो जाएगा, सब आपको बता दिया जाएगा। आपने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो किसके नेतृत्व में बनेगी? नेतृत्व को लेकर के कब तक फैसला हो जाएगा? आपके मन में संशय हो सकता है, हम लोग के मन में कोई संशय नहीं है। नेचुरल चॉइस और ऑप्शन केवल तेजस्वी प्रसाद यादव है। तो चुनाव के ऐलान के साथ ही सीटों के बंटवारे पर नेताओं की दौड़ इस वक्त देखिए बेहद तेज है। एनडीए के घटक दल एलजेपी रामविलास के नेता धीरेन्द्र मुन्ना ने कहा कि बहुत जल्द गठबंधन के नेताओं के साथ चिराग की बातचीत में सब कुछ साफ हो जाएगा। सीटों के मुद्दे पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। में हमारे नेता से भी बीजेपी के शीर्ष नेताओं को भी मुलाकात संभव है कि हो, आज हो या कल हो, लेकिन होगी। और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रहा है। उम्मीद हम यही करते हैं कि आज से कल तक में आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। तो बिहार में किसकी बाहर में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई चुनाव की तारीखों की घोषणा आज होने वाली है। उससे पहले देखिए वोटिंग को लेकर निर्वाचन आयोग से मांग कर दी गई है। मांग मुस्लिम महिलाओं के बुर्के को लेकर बयान से जुड़ी हुई। बुर्के पर सियासी घमासान के बीच बीजेपी कोटे के बिहार के गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान की तरफ से बयान आता है। उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि अगर वोटिंग के दौरान बुर्का में आने वाली मुस्लिम महिलाओं का चेहरे से मिलान नहीं किया जाता है तो हिंदू धर्म की महिलाओं को भी घूंघट में आने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साफ साफ इस बात की मांग की, अगर मतदान में बुर्का चलेगा तो घूंघट भी चलेगा, यानी घूंघट को भी निर्वाचन आयोग को अनुमति देनी चाहिए। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी चुनाव निर्वाचन आयोग के मीटिंग में बैठे थे और हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कहा है कि चेहरा से मिलान करा के और वोटिंग कराइए। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं मानती है चुनाव आयोग, ऐसा नहीं करते हैं तो अगर बुर्का चलेगा तो घूंघट भी चलेगा। तो मंत्री कृष्णनंदन पासवान के बयान पर बिहार में सियासत भी देखिए शुरू हो गई है। क्या बोलता है नहीं बोलता है इससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। इस चुनाव पर्व में सभी मतदाता कर्मी और मतदाता पूरे गंभीरता के साथ, एकजुटता के साथ मतदान कर इस चुनाव पर्व को सफल बनाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच वही है, इनका डीएनए यही है कि सिर्फ धार्मिक चीज़ों को लाना, पोलराइजेशन के मुद्दे को उठाना ताकि चीज़ें एक तरफ हो सके। लेकिन बिहार की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। अब किसको क्या करना है, कौन क्या पहन के वोट देने जाएगा, ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। और जिसको जो नियम है वो अपना जांच करे, जांच नहीं करे, इनके बोलने से थोड़ी कुछ होने जाने वाला है। घूंघट उठाकर हिंदू महिलाएं अपना चेहरा दिखा देती हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाएं चेहरे पर से बुर्का हटाने में अपनी तौहीन समझती हैं। मतदान के दौरान कुछ मतदान केंद्रों पर बुर्के की आड़ में पुरुषों द्वारा मतदान किए जाने का मामला पकड़ में आने के बाद जांच की मांग उठी है। फिर हिचकिचाहट क्यों? यदि बुर्के की जांच नहीं तो फिर घूंघट की जांच क्यों? हमारा संविधान सर्वधर्म समभाव की बात करता है। हर धर्म के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। चुनाव में चुनाव आयोग जो नियमावली बनाता है उसको हम सब वोटरों को अक्षरशः पालन करना चाहिए ताकि चुनाव की शुचिता बनी रहे, जो कि अपेक्षित भी होता है। और राजधानी वासियों को मेट्रो का इंतजार अब खत्म हो चुका है। विधानसभा चुनाव से पहले पटना को मेट्रो की सौगात मिल गई है। आज से मेट्रो का परिचालन पटना में शुरू हो गया। आज बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा होने जा रही है और चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले
ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया। ब्लू लाइन के इस पहले रूट में इंटर स्टेट बस टर्मिनल यानी कि ISBT से भूतनाथ तक पाटलिपुत्र ISBT, 0 माइल और भूतनाथ स्टेशन शामिल किया गया है, जहां लोग मेट्रो सेवा का आनंद ले पाएंगे। तो ये वो तस्वीर है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से फीता काटकर पटना मेट्रो के सफर की शुरुआत आज से कर दी गई। सालों का इंतजार आज खत्म हो गया। एक बड़ी सौगात बिहार वासियों को, पटना वासियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पहले फेज के उद्घाटन के साथ दिए। हालांकि उन्होंने इस यात्रा को खुद भी सफर तय कर महसूस किया और लोगों से आरामदायक समय की बचत और किफायती दर पर यात्रा की सुविधा का अनुभव भी साझा किया। नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो का उद्घाटन करने के साथ लोगों के अरसे से चली आ रही मांग, इंतजार को खत्म कर दिया और उस मांग के साथ लोगों को अब इस मेट्रो सेवा का लाभ आज से मिलना शुरू हो चुका है। ये वो मेट्रो है जिसके लिए लोग इसके निर्माण को देखकर हर एक दिन इंतजार कर रहे थे कि ये चालू कब से हो जाएगा। तो आज से इसकी शुरुआत कर दी गई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा और उनके साथ देखिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एक तरफ बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बैठे हुए हैं और तमाम लोगों ने आज इस मेट्रो में सफर कर इस बात को अनुभव किया कि ये बदलता हुआ बिहार है। ये वो बिहार है जहां अब मेट्रो की सौगात लोगों को मिल चुकी है और रफ्तार जो है विकास की और तेज होती हुई नजर आएगी। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बिहार में मेट्रो की जो सौगात है लोगों को आज से मिल चुकी है और दिवाली से पहले दिवाली गिफ्ट कह लीजिए पटना वासियों के लिए एक लंबा वक्त जो उन्होंने इस मेट्रो के निर्माण के तौर पर देखा था, उनका वो इंतजार जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि आज ही शाम 4 बजे चुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली है। आचार संहिता लागू हो जाएगा और उसके बाद तमाम योजनाओं की घोषणा या उसे लेकर जो उद्घाटन हो रहे थे वो उस पर विराम लग जाएगा। उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेट्रो की सौगात बिहार के लोगों को आज दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लंबे समय से बिहार वासियों को इंतजार था कि आज पटना मेट्रो रेल की शुरुआत आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। ये ऐतिहासिक पल है जहां अंग्रेजों ने 1888 में लंदन में मेट्रो चलाया था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इसको सरजमीन पर उतारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। और आज गर्व है कि आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मेट्रो रेल चल पड़ा और बिहार वासियों को समर्पित किया गया। आज बहुत ही सुखद पल है और मैं कह सकता हूं नए बिहार के निर्माण का प्रतीक बनेगा पटना मेट्रो। और पटना मेट्रो की शुरुआत कहीं न कहीं बिहार वासियों के लिए तो गौरव का दिन है ही, लेकिन नए बिहार के उदय का भी दिन है और उसका पहला सफ़र निश्चित रूप से हम सब के लिए अविस्मरणीय रहेगा और लंबे समय तक हमको याद रहेगा, हम सबको पटना वासियों को याद रहेगा पहला सफ़र पटना मेट्रो का। हम लोग का जो सपना था आज हकीकत में बदल गया, इतिहास के नए पन्ने जुड़ गए। कभी सोचा भी नहीं था, कल्पना नहीं किया था, वो बिहार में हमारे नेता ने कर दिखाया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि कल ही पटना मेट्रो में आपका स्वागत है। जी हाँ, अब ये अनाउंसमेंट आप सुन पाएंगे क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को, खासकर पटना वासियों को बड़ी सौगात दे दी है। मेट्रो का उद्घाटन हो गया है और ये देखिए मेट्रो रफ्तार भरती हुई नजर आ रही है। पहले चरण के तहत 3 स्टेशन मेट्रो शुरू हुआ है और यहाँ हम देख सकते हैं कि मेट्रो में जो यात्री हैं वो भी अपनी सुखद यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा मेट्रो की खासियत दिखा दे। ये मेट्रो दिल्ली में नहीं, कोई महानगर में नहीं, ये मेट्रो पटना में है, आपके बिहार में है। और मेट्रो की तस्वीर देखिए हम लोग पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से आगे बढ़े हैं। अगला स्टेशन हमारा 0 माइल है और आखिरी स्टेशन हमारा भूतनाथ है। यानी 3 स्टेशन के लिए मेट्रो शुरू हुआ है। और जैसा आप महानगरों में जो देखते थे मेट्रो की तस्वीर, बिल्कुल वैसी ही तस्वीर आपको अपने पटना में नजर आ रही है। ये रहा आपका पूरा पटना और आप मेट्रो पर बैठकर यात्रा कर रहे हैं और वाकई खासकर पटना वासियों के लिए ये एक सपना था जो अब साकार हो गया है। और बस टर्मिनल से धीरे धीरे जो मेट्रो है वो आगे बढ़ रही है और खासकर यात्रियों को काफी खुशी महसूस हो रही है।
कैसा लग रहा है ये यात्रा पटना में कर रहे हैं? बहुत ही सुखद, शानदार और हम लोग एसी में यात्रा कर रहे हैं। तो पटना मेट्रो का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पटना एक पॉल्यूटेड, यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो अंदर में देख लीजिए कितनी अच्छी यात्रा हम लोगों की हो रही है। और बड़ी खबर इस वक्त सीतामढ़ी से आ रही है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 कुख्यात बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। एसटीएफ की मदद से पुलिस ने राहुल झा, दीपक कुमार और लोहा सिंह को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद पुलिस हथियार बरामद करके उनके ठिकाने पर पहुंची और अपराधियों ने फायरिंग इस दौरान शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में तीनों घायल बताए जा रहे हैं। सभी पर कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। और अब बात सासाराम की करेंगे, जहां कैमूर पहाड़ी पर मूसलाधार बारिश के बाद धनकाढ़ा में जल जमाव से एक व्यक्ति पुराने मकान में फंस गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए अचानक से जल जमाव होता है और ये शख्स फंस जाता है। तस्वीरें सामने आई, चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी और सैलाब नजर आएगा। और इसमें घिरा एक शख्स पुराने मकान में देखिए मदद का इंतजार करता हुआ दिखा और बहते पानी के बीच जिंदगी और मौत से जूझता हुआ ये शख्स आपको दिख रहा होगा। घंटों फंसे रहने के बाद राहत की उम्मीद तब जगी जब जेसीबी और बड़ी रस्सी से इस शख्स का रेस्क्यू किया जाता है। 2 युवक तैरकर उसके पास पहुंचते हैं और फिर घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार इसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। कोई पानी बह चुका है यार। बिहार के सीमांचल में अपनी जमीन तलाशने में जुटे ओवैसी ने कहा है कि उनकी 4 सीट पूरे सीमांचल में 24 पर भारी पड़ेगी, जिस पर गिरिराज सिंह ने जोरदार पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी पहेली नहीं बुझाएं, पहेली से राजनीति नहीं चलती है। पहेलियां ना पढ़ाएं ओवैसी, पहेलियों से ये देश नहीं चलता, देश चलता है कानून से। ओवैसी डराने की कोशिश ना करें, यही मैं उनसे कहूँगा। कल तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सत्ता बदलने वाली है बिहार में। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में तेजस्वी जी को कौन रोकेगा? आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर पर सियासी विवाद अब तक थमा नहीं है। मिसाल सीमांचल के लिए बिहार में उतरे ओवैसी ने कहा कि इसमें गलत आखिर क्या है, किसी ने आई लव मोहम्मद लिखा तो हमें कोई दिक्कत नहीं लगी। इसके पोस्टर में ऐसी कौन सी हिंसा की बात हो गई? हम किसी के खिलाफ नहीं, अगर कोई किसी भी अपने मजहबी रहनुमा का आई लव, जैसा कि हमारे हिंदू भाई ने निकाला आई लव महादेव, हमको बिल्कुल एतराज नहीं, ये उनका अकीदा है। अगर हम आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर चलते हैं, इसमें कौन सा गैर कानूनी काम है? इसमें कौन सी ऐसी बात है जो किसी को हिंसा पर या तशद्दुद पर या वायलेंस पर उकसाता है? मुझे बड़े अफसोस होता है कि इस तरह की हरकत यहां पर की गई है।